हेलो एवरीवन। ये वीडियो टीएस इलियट के एक फेमस क्रिटिकल एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट से रिलेटेड है। इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू प्रेजेंट द इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, समरी एंड नोट्स ऑफ दिस एसे। टीएस इलियट एक फेमस पोइट, एसेइस्ट और क्रिटिक थे 20th सेंचुरी के। उनका जन्म सेंट लुइस, मिसौरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ और उन्होंने अपना जो हायर एजुकेशन है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बाद में वो ग्रीक फिलॉसफी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी किए। इन 1927 वो एक ब्रिटिश सिटीजनशिप उनको मिला और ब्रिटिश सिटीजन बने। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज एजुकेशन ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस एंड वर्क इन अ बैंक। और जब उनका जो एजुकेशन है वो पूरा हो जाता है उसके बाद वो बिजनेस करते हैं और फिर जाकर के एक बैंक में जॉब करते हैं। लेटर ही वर्क एज एडिटर ऑफ द इगोइस्ट एंड द क्रिटेरियन और बाद में एज ए एडिटर वो इन दोनों मैगजीन में काम करते हैं। सम ऑफ द नोटेबल पोएम्स बाय एलियट आर द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक, द वेस्टलैंड, फोर क्वार्टर्स। ये उनका फेमस पोएम है। टीएस एलियट को नोबेल प्राइज और ऑर्डर ऑफ मेरिट सेम ईयर 1948 में मिला उनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन में के लिए जो उन्होंने लिटरेचर में दिया। एलियट का ये जो इससे हम लोग को पढ़ना है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये क्रिटिकल इससे है जो कि 1919 में इगोइस्ट जो कि एक मैगजीन है उसमें पब्लिश होता है। लेटर इन हिज फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म द सैक्रेड वुड इन 1920 और उसके बाद सेम इससे जिसका टाइटल द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है वो उनका एक पहला बुक ऑफ क्रिटिसिज्म पब्लिश हुआ द सैक्रेड वुड जो कि 1920 में। उसके बाद इस एसे को उसमें शामिल कर लिया गया। द एसे हैज बीन कंपोज्ड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो इससे जो पढ़ना है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, उसमें टोटल 3 पार्ट है। जो पहला पार्ट है वो डील करता है द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन से। सेकेंड पार्ट है इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री से रिलेटेड और वही जो थर्ड पार्ट है उसका जो टाइटल है वो कंक्लूजन है। अभी हम लोग एक एक करके तीनों पार्ट के बारे में जानेंगे। सो द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एसे एलियट क्लियर्स द मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म ट्रेडिशन। फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि एलियट ट्रेडिशन जो टर्म है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या मीनिंग है और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। So according to him, every nation, every race has its own creation through which the nation or the race is known, and the term tradition relates to custom, belief and doing something which has continued from our past to our present. So इसमें ट्रेडिशन का उनका मतलब ये है कि हर कंट्री का या हर रेस का, हर सोसाइटी का अपना एक क्रिएशन होता है और उसी के द्वारा वो कंट्री या रेस या कास्ट या रिलीजन पहचाना या जाना जाता है। So tradition relates to custom, belief or doing something. Tradition किसी सोसाइटी, किसी नेशन का कस्टम है, बिलीफ हो सकता है या डिफरेंट टाइप का एक्टिविटीज हो सकता है जो कि पास्ट से प्रेजेंट तक आता है। इन अदर वर्ड्स इट मे बी सेड दैट ट्रेडिशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ कस्टम एंड बिलीफ फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दूसरे शब्दों में उनका कहना था कि ट्रेडिशन काइंड ऑफ ट्रांसमिशन है जो कि ट्रांसमिशन ऑफ बिलीफ, कस्टम है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पहुंचता है। इट ऑल्सो स्टैंड फॉर क्लासिसिज्म और ट्रेडिशन को आप क्लासिसिज्म के रूप में भी जान सकते हैं, कह सकते हैं कि ये भी ट्रेडिशन को क्लासिसिज्म कहते हैं, विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड इंटायरली। सो टीएस एलियट का मानना था कि ट्रेडिशन को इंटायरली आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसी टाइप से कि क्लासिसिज्म को आप इंटायरली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इट शुड बी ट्रीटेड एज पॉजिटिवली दो नोवेल्टी इज ऑल्सो आवर नेसेसिटी। सो उनका ये मानना था कि नहीं, आप क्लासिसिज्म को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते जैसे कि आप ट्रेडिशन को नहीं कर सकते, लेकिन वहीं इसमें नोवेल्टी यानी न्यूनेस का भी जरूरत होता है। फर्दर ही सेज नोवेल्टी इज बेटर देन रिपीटेशन और उसी ऐसे में वो कहते हैं कि नोवेल्टी इज बेटर देन रिपीटेशन। कोई चीज बार बार होने से अच्छा है कि उसमें कुछ नयापन होना जरूरी है। Tradition is a matter of wider significance and it cannot be inherited or adopted, but it can be obtained through hard work and the historical senses of our literature. Further, इसी हिस्से में वो बात करते हैं कि ट्रेडिशन जो वर्ड है वो बहुत वाइडर सिग्निफिकेंस वाला वर्ड है, जिस एंड इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड और अडॉप्टेड बाय बट इट कैन बी ऑब्टेन थ्रू हार्ड वर्क। लेकिन ट्रेडिशन को आप ना ही आपको इनहेरिटेंस में मिलता है, ना ही इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, बल्कि आपको इसे
हार्ड वर्क करके आपको अचीव करना पड़ता है, एंड द हिस्टोरिकल सेंसेस ऑफ आवर लिटरेचर। और जब तक आपको आपके लिटरेचर का जो हिस्टोरिकल सेंसेस नहीं होगा, मतलब जो एंशिएंट राइटर्स है या जो क्लासिकल राइटर्स है उनका ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको जो मीनिंग है ट्रेडिशन का, जो कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशन का, अगर आप चाहते हैं कि एज ए क्लासेस के रूप में जाने जाए, तो आपको इन सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नोइंग द पास्टनेस ऑफ पास्ट एंड दिस प्रोसेस मेक्स अ पोएट ट्रेडिशनल एंड क्लासिक। और जब कोई पोएट हार्ड वर्क करके अपने जो पास्ट है उसके भी पास्ट को जानता है, यानी एंशिएंट लिटरेचर, एंशिएंट राइटर्स, एंशिएंट पोएट्स के बारे में जानने लगता है, तो ये जो प्रोसेस है जानने का, सीखने का, हाउ टू गेट नॉलेज, तो ये जो प्रोसेस है वो किसी पोएट को ट्रेडिशनल और क्लासिक बना देता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ ए पोएट और आर्टिस्ट ओनली कैन बी जज्ड विद द कंपैरिजन ऑफ द पास्ट और डेड पोएट्स और आर्टिस्ट। सपोज दैट कि कोई राइटर है लाइक विलियम शेक्सपियर, अगर इनके जो एज ए ड्रामेटिस्ट के रूप में आपको कंपेयर करना होगा, तो स्वाभाविक है आपको उनसे पहले या उनके एरा में जो भी ड्रामा आए या जो भी ड्रामेटिस्ट आए उससे कंपेयर करना होगा, तभी आप उनका सिग्निफिकेंस, उस पोएट का या किसी आर्टिस्ट का सिग्निफिकेंस आप तय कर सकते हैं। देयरफॉर द पास्ट शुड बी अल्टर्ड बाय द प्रेजेंट एज मच एज प्रेजेंट इज डायरेक्ट बाय द पास्ट। सो यहाँ जो जब ये बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन का, तो ये कह रहे हैं कि पास्टनेस का जो नॉलेज है वो होना चाहिए, एंशिएंट लिटरेचर, एंशिएंट राइटर का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ नोवेल्टी को यानी न्यूनेस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा हम अपने पास्ट के जैसे ही चलते रहे, उसी के जैसा लिखते रहे, वो रिपीटेशन होगा एक टाइप से। तो उसमें नोवेल्टी का वेलकम होना चाहिए, जो न्यूनेस है, जो नया लिटरेचर है उसका भी वेलकम किया जाना चाहिए। सो एक बैलेंस्ड वे में ये बात कर रहे हैं कि जितना जरूरी ट्रेडिशन है उतना ही जरूरी न्यूनेस भी है, उसमें नोवेल्टी भी लाना बहुत जरूरी है। जो सेकेंड पार्ट है इस एस्से का, उसका जो टाइटल है इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री। अभी समझते हैं कि क्या है ये इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री। In the second part of the essay, Eliot discusses about the impersonal theory of poetry as well as the individual talent and tries to establish a reciprocal relationship between tradition and the individual talent. So इस पार्ट में वो बात करते हैं impersonal theory के बारे में, साथ ही साथ जो essay का टाइटल है इंडिविजुअल टैलेंट उससे के बारे में, और जो ट्रेडिशन है उन दोनों के बीच में ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं कि आप किसी मतलब एक पक्ष को ऊपर या दूसरे को नीचा नहीं करके दोनों के बीच में एक जो पारस्परिक संबंध है उसको डेवलप करना चाहते हैं। तो अभी हम लोग को जानना है ये जो टर्म आया है इंडिविजुअल टैलेंट, उनका इनसे क्या मतलब है। सो ये जो वर्ड है इंडिविजुअल टैलेंट वो रेफर करता है ए पोएट और किसी आर्टिस्ट से, यानी इंडिविजुअल टैलेंट इक्वल टू अ पोएट और आर्टिस्ट, ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, ये सब इसमें आएंगे। इंडिविजुअल टैलेंट में पोएट भी आ सकते हैं, कोई आर्टिस्ट भी आ सकते हैं, या फिर ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट, क्रिटिक्स, ये सब आ सकते हैं। सो एलियट्स इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी स्टेट्स दैट इन आर्ट द इमोशन ऑफ आर्टिस्ट इज नॉट एसेंशियली प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, उनका ये मानना है, ये जो थ्योरी दे रहे हैं इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, उसमें ये कहते हैं कि आर्ट में यानी लिटरेचर में, यानी पेंटिंग में, यानी नॉवेल में, ड्रामा में, कोई भी आर्ट में किसी भी आर्टिस्ट का जो इमोशन है वो जरूरी नहीं है कि उसमें प्रेजेंट रहे। एंड आर्ट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप ऑफ पर्सनैलिटी। कह रहे हैं कि आर्ट किसी पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं है बट एन एस्केप ऑफ पर्सनैलिटी, बल्कि किसी पर्सनैलिटी से एस्केप करना है। So the artist or poet must acquire greater objectivity like a scientist. So किसी भी आर्टिस्ट को या पोएट को, ड्रामेटिस्ट को, नॉवेलिस्ट को एक ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी एक्वायर करना चाहिए, हासिल करना चाहिए, जैसे कि साइंटिस्ट के पास होता है। द प्रोसेस ऑफ ए पोएट और आर्टिस्ट डिपेंड्स अपॉन सेल्फ सेक्रीफाइस और डीपर्सनलाइजेशन। सो साइंटिस्ट का इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट के पास फीलिंग और इमोशन नहीं होता है, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो उन फीलिंग और इमोशंस को वो दूर रखता है, जो उसका पर्सनल इमोशन फीलिंग है उसको दूर रख के फिर वो एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो अच्छे आउटकम उसको मिल सके।
A scientist has also great emotion and feeling, but during experiment he senses on feeling or emotion away to find out outcome. So feeling and emotion is essential for composing a poem. किसी भी पोएम को कंपोज करने के लिए कह रहे हैं कि फीलिंग और इमोशन तो जरूरी है, बट इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू पोएट्स ऑन. लेकिन ये पोएट का अपना नहीं होना चाहिए. जैसे कि साइंटिस्ट के पास भी होता है, उसका अपना इमोशन है, फीलिंग, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो अपने फीलिंग और इमोशंस को अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं लाता है. मान लीजिए कि कोई सर्जन है और वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है, तो दूसरे ह्यूमन बीइंग की तरह उसको भी फीलिंग और इमोशंस होगा, लेकिन जब वो सर्जरी कर रहे होते हैं तब वो उनको दूर रखते हैं और फिर वो अच्छे आउटकम तक पहुंचते हैं. So Eliot gives an example of a science experiment to explain the impersonal theory of poetry. अब एलियट एक साइंस एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल देते हैं ताकि जो उनका थ्योरी है इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री उसको कैसे क्लियर कर सके. सो उनका कहना है कि व्हेन टू गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को जब मिक्स किया जाता है बीट ऑफ प्लेटिनियम के टुकड़े को दोनों के बीच में रखा जाता है, देन क्या होता है कि इट रिजल्ट्स इन सल्फ्यूरिक एसिड wherein platinum remains unchanged and unaffected. So सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बिल्कुल इमोशन और फीलिंग की तरह. लेकिन जब उसमें क्या होता है कि ए बिट ऑफ प्लेटिनम डाला जाता है तो एक नया प्रोडक्ट आता है, एक नया आउटकम आता है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड. लेकिन जो प्लेटिनम है वो अनचेंज्ड रहता है, अनअफेक्टेड रहता है, इसको कुछ नहीं होता है. सो हियर इन दिस एक्सपेरिमेंट प्लेटिनम एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट. और इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि प्लेटिनम जो है ना वो कैटालिस्ट का काम करता है. सो अब ये इसका क्यों एग्जांपल दिया, उसको ये जो हम कलरफुल लाइन है उसमें लिखे हैं टू क्रिएट अ न्यू पोएम, यानी जैसे कि एक नया प्रोडक्ट आया सल्फ्यूरिक एसिड, तो वैसे ये कह रहा है टू क्रिएट अ न्यू पोएम नॉट ओनली फीलिंग एंड इमोशन इज एसेंशियल. केवल और फीलिंग और इमोशन इसेंशियल नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो द एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल मैटर्स. लेकिन किसी भी इंडिविजुअल टैलेंट यानी किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी पोएट, किसी भी ड्रामेटिस्ट का उसका अपना जो टैलेंट है वो ही मैटर करता है. तो केवल फीलिंग और इमोशन से नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल टैलेंट भी मैटर करता है. सो जितना ज़्यादा ट्रेडिशन इम्पॉर्टेंट है उतना ही किसी आर्टिस्ट का उसका अपना जो एक्सपीरियंस है एज ए इंडिविजुअल वो भी मैटर करता है. Eliot gives another example to clarify his theory of impersonality. अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे जो एलियट दिया. He talks about Keats' Ode to Nightingale. अब वो कीट्स के एक फेमस पोएम Ode to Nightingale के बारे में बात कर रहे हैं. According to him, Keats has used his enormous feelings and emotion to create the poem that has nothing to do with the nightingale. अब कीट्स के बारे में ये कहते हैं कि कीट्स ने इस पोएम में क्या किया है, जरूरत से ज्यादा फीलिंग और इमोशन को डाला है टू क्रिएट द पोएम को लिखने में, कंपोज करने में, दैट हैव नथिंग टू डू विद द नाइटिंगेल, जो कि नाइटिंगेल से उस फीलिंग और इमोशन का कोई लेना देना नहीं. ही सेज दैट द बिजनेस ऑफ ए पोएट, यानी पोएट का क्या काम है कि अ पोएट इज नॉट टू फाइंड आउट न्यू इमोशन. सो किसी भी पोएट का, किसी भी आर्टिस्ट का ये काम नहीं है कि वो नया इमोशन लाए, बल्कि वो ऑर्डिनरी जो इमोशंस है, जो जिससे आम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, आम लोग समझ रहे हैं, कॉमन लोग समझ रहे हैं, उसको मतलब उसको यूज करने के लिए वो कह रहे हैं टी.एस. एलियट. इनफैक्ट आगे वो कहते हैं, टी.एस. एलियट कहते हैं बैड पोएट इज यूजुअली अनकॉन्शियस वेयर ही ऑट टू बी कॉन्शियस. कहते हैं कि एक जो बैड पोएट होता है वो सामान्यतः अनकॉन्शियस है जहां उसको कॉन्शियस होना चाहिए, एंड ही इज कॉन्शियस वेयर ही ऑट टू बी अनकॉन्शियस. और वहीं वो वहां कॉन्शियस होता है जहां की उसे अनकॉन्शियस होना चाहिए. तो सच टाइप ऑफ एरर मेक्स ए पोएट पर्सनल. और इसी टाइप का जब एरर होता है तब ये क्या करता है, किसी पोएट को पर्सनल बना देता है. यानी जो कीट्स दिए तो वो नाइटिंगेल में जो फीलिंग डाले वो उनका पर्सनल फीलिंग था, ना कि नाइटिंगेल का था. सो यही बात वो कह रहे हैं. फर्दर ही सेज, आगे टी.एस. एलियट कहते हैं पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन but an escape from emotion, and it is not expression of personality but an escape from personality. आप इसको अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, बहुत फेमस लाइन है उनका, और वो पोइट्री का एक डिफिनीशन भी है टी.एस. एलियट का, काफी फेमस है. सो उनका कहना है कि पोइट्री इज नॉट
टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, केवल आप इमोशंस वगैरह डाल रहे, दैट इज नॉट एसेंशियल बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। आपको उससे निकलना होगा, एंड इट इज नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम। सो पोइट्री भी किसी पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि an escape from personality. And in the third part of the essay, that is the title of the third part is conclusion. So in the third part of the essay, Eliot concludes the whole essay saying that there are many critics who appreciate the emotion and feeling of a poem. T.S. Eliot कहते हैं कि बहुत क्रिटिक ऐसे हैं जो किसी पोएम में जो इमोशन है और फीलिंग है उसको अप्रिसिएट करते हैं, and there are few critics who appreciate the technical excellences of a poem. और बहुत कम पोएट है जो कि किसी पोएम में जो टेक्निकल एक्सेलेंसेस है, लाइक कि उसमें कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है, उसका मेट्रिकल जो पैटर्न है वो क्या है, वैसे उस टाइप के जो क्रिटिक है वो कम है। एंड आर वेरी फ्यू क्रिटिक्स हु नो द सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशन इन अ पोएम, और बहुत ही कम ऐसे क्रिटिक है जो किसी पोएम में जो इमोशन है उसका सिग्निफिकेंस के बारे में बताए। सो देयरफॉर ए पोएट कैन नॉट रीच टू इम्पर्सनैलिटी विदाउट कंप्लीटली सरेंडरिंग हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड। सो लास्टली टी.एस. एलियट ये कहते हैं कि कोई भी पोएट तभी बड़ा हो सकता है जबकि वो अपने पर्सनैलिटी से बाहर आकर के काम करेगा। सो ए पोएट कैन नॉट रीच टू इम्पर्सनैलिटी। तो एक पोएट कब तक नहीं इम्पर्सनैलिटी को रीच करेगा, तब तक विदाउट कंप्लीटली सरेंडरिंग हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड, जब तक वो खुद को पूरी तरह से अपने वर्क को सरेंडर नहीं करता है तब तक उसको इम्पर्सनैलिटी तक वो नहीं पहुंच सकता है। सो ये था वीडियो टी.एस. एलियट का एक फेमस क्रिटिकल एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट से रिलेटेड। होप इट विल सर्टेनली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम।